आज हम बात करेंगे मनी और नियर मनी के बारे में, इनका मतलब, इनका डिफरेंस और इनकी सिमिलैरिटीज। सबसे पहले बात करते हैं मनी के बारे में। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये सबका प्यारा मनी है। इसकी सबसे पहली खासियत है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मान लीजिए मुझे अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदना है, मेज कुर्सी खरीदनी है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उस पैसे से मेज कुर्सी फर्नीचर खरीद सकती हूँ। अगर मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं तो भी मैं इस पैसे के साथ कपड़े खरीद सकती हूँ। तो कहने का मतलब है मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ अगर मेरे पास पैसा है। उसी तरह से अगर मुझे कुछ बेचना है तो मनी का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपना सामान दूसरे को दे दें और उसके बदले में आप पैसा ले लें। सो आई कैन सेल एनीथिंग, आई कैन बाई एनीथिंग, एनी गुड्स एंड सर्विसेज अगर मेरे पास पैसे हैं। सिर्फ गुड्स की ही बात नहीं, अगर आपको कोई सर्विस लेनी है, आपको बाय फ्लाइट जाना है, आपको बस से जाना है, आपको पार्लर जाना है, किसी भी तरह की सर्विस चाहिए, तब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। इट इज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। इसमें एक और खासियत है कि आप किसी को भी ये पैसा दे दीजिए और उसके बदले में कुछ भी खरीद लीजिए, हर कोई इस पैसे को खुशी खुशी ले लेता है। आप एक दुकान पर जाकर सामान खरीदते हो, आप उसको पैसा दे दो, सामने वाला आपको ये आपत्ति नहीं करेगा कि मैं ये पैसा एक्सेप्ट नहीं करता। सो इट इज रेडिली एंड कॉमनली एक्सेप्टेड बाय पीपल। हर कोई इस पैसे को खुशी खुशी ले लेता है अपना सामान बेचने के लिए। इस पैसे की जगह, इन वाले नोट्स की जगह, अगर कोई पेन, पेंसिल, कोई माचिस की डिब्बी, कोई कैंडल, अगर वो मनी होता, अगर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता तो लोग उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते। जब आप सामान खरीदने जाते तो आप अपने बैग में पेन भर के लेके जाते और सामने वाले को पेन दे देते और सामान घर ले आते। उसी तरह से कुछ भी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वही हमारा मनी हो जाता है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के साथ साथ एक मेजर ऑफ वैल्यू है। वैल्यू किसको बोलते हैं? प्राइसेस आर बट वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरे पास एक बहुत बेशकीमती सोने का हार है तो उसका मैं वैल्यू करवाऊंगा। वैल्यू क्या होगा? उस हार की कीमत करवाई जाएगी। उस हार के इक्विवेलेंट पैसा कितना मिलेगा वो उसका प्राइस होता है, वो उसकी वैल्यू होती है। आप अपने टीवी का, एयर कंडीशन का, हर चीज की कीमत पैसे के रूप में ही मापते हैं और वो उसकी वैल्यू होती है। इसलिए हम कहते हैं मनी इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इट इज अ कॉमन डिनोमिनेटर। हर तरह की चीज का एक कॉमन डिनोमिनेटर पैसा ही है। आपकी राशन हो गया, दालें हो गई, बेड हो गया, बेडशीट हो गई, कपड़े हो गए, अलमारी हो गई, किसी भी चीज का कॉमन डिनोमिनेटर ले देकर एक पैसा ही आता है। इसके साथ साथ मनी स्टोर ऑफ वैल्यू है। उसको आप अपने पैसे को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप एक ड्रेस खरीदते हैं 10,000 रुपए की, तो वो 2 साल के बाद उसकी कीमत 10,000 नहीं रहती, राइट। लेकिन पैसा अगर आपने नोट को 10,000 रुपये अपनी अलमीरा में रखा है तो वो 10,000 का ही रहेगा, वो ऑब्सोलीट नहीं होगा, उसका डिजाइन पुराना नहीं होगा। आपकी ड्रेस का डिजाइन जो है वो पुराना हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं मनी इज अ लिक्विड स्टोर ऑफ वैल्यू। इट इज वेरी इजी टू स्पेंड एंड इजी टू स्टोर। बहुत आसान है खर्चना। आप पैसे अपने बैग में डाल के लेके जाइए और जो चाहे वो खरीदिए। तो खर्चना भी आसान है, उसको स्टोर करना भी आसान है और आप उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू भी, लिक्विडिटी आप उसकी स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, किसी भी समय जो है वो खरीद सकते हो। तो ये थी मनी की विशेषताएं, मनी के बारे में कुछ बातें। मनी किस किस का होता है? एक तो करेंसी नोट्स आते हैं मनी में और एक कॉइन्स आते हैं। करेंसी नोट्स जो है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है। यू हैव 500 रुपी नोट, अभी 2000 वाला नोट फिर जा रहा है, डीमोनेटाइज हो रहा है नेक्स्ट मंथ, ओके। देन यू हैव 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, ये सारे के सारे करेंसी नोट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारे पास कॉइन्स हैं। कॉइन्स रिजर्व बैंक इशू नहीं करता, कॉइन्स हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करता है। और 1 रुपी नोट भी कभी भी सेंट्रल बैंक इशू नहीं करते हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही इशू किया जाता है। अब बात करेंगे नियर मनी की। देखिए
नियर मनी में दो टर्म्स आते हैं, एक है नियर और एक है मनी। मनी का मतलब हमने आपको समझा दिया, राइट। अब ये जो नियर है ना, नियर मतलब उसके जैसा, उसके आसपास, मनी के आसपास और मनी के जैसा मनी कहलाता है नियर मनी। नियर मनी की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर्स। इसके बारे में आने वाली स्लाइड में बात करेंगे। नियर मनी मनी के नियर है, मनी के जैसा है, मनी के आसपास ही घूमता है। ये सच में मनी नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट टू मनी है, मनी के जैसा ही है। उसका प्रताप जो है हमारी लाइव्स में, हमारे जीवन में मनी के जितनी ही विशेषता रखता है, मनी के जैसे ही काम करता है, हूबहू नहीं करता है, अभी बात करेंगे, लेकिन इट इज इक्विवेलेंट, मोर और लेस मनी के जैसा ही है। इट इज नॉट एक्चुअल मनी बट इट इज अ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। आप उसको पैसे के समान जो है वो मान सकते हैं। ऑब्वियसली करेंसी नोट को, वो करेंसी नोट नहीं है, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया गया नहीं है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो किसी भी तरह से मनी से कम आंकी नहीं जा सकती। वो उसका क्लोज सब्सटीट्यूट है, मनी का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया कैश है, बहुत अच्छी बात है, आपका सपोर्ट सिस्टम है वो 1 लाख रुपया। लेकिन अगर आपके पास नियर मनी भी 1 लाख का है तो मैं मानती हूं कि करेंसी नोट नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो आपका उतना ही सपोर्ट सिस्टम है, उतना ही आसरा है, उतना ही सहारा है जितना 1 लाख रुपए हार्ड कैश का होता है। सो हम इसको क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी कहते हैं, हम उसको परफेक्ट रिप्लेसमेंट जो है मनी का कहते हैं, ठीक। These are the assets which cannot be technically regarded as money। देखिए वो करेंसी नोट नहीं है, वो टेक्निकली कैश नहीं है, लेकिन वो ऐसा एसेट है जो मनी से मिलता जुलता है। They are claims to money and perform some functions of money। मनी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी नियर मनी परफॉर्म करता है और मनी के क्लेम के जैसा है। जैसे आप 1 लाख रुपए हार्ड कैश की कीमत लगाते हो, उसी तरह से नियर मनी की भी आप 1 लाख रुपया कीमत लगा सकते हो। नो डाउट आपके हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट नियर मनी का, जैसे कि मैंने ये बताया, उसके जैसा कोई डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है तो वो भी आपको इक्विवेलेंट सहारा देगा। नियर मनी के पास मनी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। नियर मनी इज अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। देखिए मान लीजिए आपने 10 लाख का सोना खरीद के, एक गहने डायमंड का या सोने का हार एक 10 लाख रुपए का एक खरीदा है और उसको आपने अपनी अलमीरा में रख दिया। आपको इमीडिएट कैश चाहिए, ठीक है, कोई आपत्ति आ गई आपके ऊपर, आपको इमीडिएटली कैश चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो अलमारी खोलेंगे, 10 लाख का सोने का हार निकालेंगे या हीरे का हार निकालेंगे, फिर आप किसी ज्वेलरी शॉप पे, किसी सुनियारे के पास जाएंगे और आप उसको बोलेंगे कि भैया ये ले ले और मुझे वो कैश, उस हार के बदले मुझे कैश जो है वो दे दे। तो उसमें जो है आपका समय लगता है, राइट। मान लीजिए उस दिन वो ज्वेलर बंद है, मान लीजिए वो उस दिन ज्वेलर आपको उसकी कीमत नहीं दे रहा, आपको दूसरे ज्वेलर के पास जाना पड़ता है, तो उसकी लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी मतलब कितनी कितनी फास्ट आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी लिक्विडिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, आपके दिल को पता है कि वो आपने 10 लाख का खरीद के रखा हुआ है, उसकी एवज में अगर 10 लाख हार्ड कैश रखा होता तो इमीडिएटली करेंसी नोट निकाल के आप पर जो भी मुसीबत पड़ी है आप उसका निवारण कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो हमारा नियर मनी है ना, नियर मनी की हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है। आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी ज्वेलर की दुकान पे जाके या मूल्यांकन नहीं कराना पड़ेगा, उसमें स्पष्टीकरण के साथ उसकी वैल्यू वहां लिखी हुई है और बहुत आसानी के साथ आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि नियर मनी हैज अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, उसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो इनएक्सपेंसिवली, मतलब बिना पैसा गवाए। अगर 10 लाख की चीज है तो ऑलमोस्ट 10 लाख आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं इनएक्सपेंसिवली। उसके ऊपर आपको और खर्चा नहीं करना पड़ेगा और बहुत सुविधाजनक आसानी के साथ आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। नियर मनी कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज टू मेक ट्रांजेक्शंस। देखिए जैसे मैंने नियर मनी का एग्जांपल आपको बॉन्ड बताया है ना, आपके पास 10 लाख के बॉन्ड है तो आपको किसी को पेमेंट करनी है 10 लाख की, तो वो बॉन्ड नहीं दे सकते आप उसको, आपको उस बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप XYZ को पेमेंट कर सकते हो। नियर मनी कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज टू मेक ट्रांजेक्शंस, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट नियर मनी टू मनी प्रॉपर बिफोर स्पेंडिंग। पहले आप उसको खर्चने से पहले आप उसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नियर मनी इज कन्वर्टेड टू मनी विदाउट लॉस ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जैसे कि बताया इट कैन बी कन्वर्टेड टू मनी इनएक्सपेंसिवली, बिना खर्चा किए, बिना पैसे की वेस्टेज के वो 10 लाख का नियर मनी आपको 10 लाख हार्ड कैश दे जाएगा।
नियर मनी इज हाईली लिक्विड, बहुत सुविधा के साथ, बहुत आसानी के साथ, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दर दर ढोकरें खाए आप नियर मनी को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी के साथ एंड वेरी क्विकली। इट इज वेरी हाई लिक्विड। हाँ देखिए, उतना लिक्विड नहीं है जितने की कैश पड़ा हुआ लिक्विड होता है ना आपके पास, वो तो आपने बस एक अलमीरा ही खोलनी है और आपने स्पेंड करना शुरू कर देना है। उतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी मनी प्रॉपर में होती है, पर वेरी हाईली लिक्विड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नियर मनी, कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको मालूम होता है, बट हम वैसे स्पेसिफाई कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए ने बी से कुछ गुड्स खरीदे 20,000 रुपए के। अब बी को 20,000 रुपया कैश जो है वो ए ने देना है, लेकिन ए के पास अभी कोई कैश नहीं है। व्यापार में लेन देन चलता रहता है, सामान आता है, उसके थोड़े दिनों के बाद कैश दे दिया जाता है, लेकिन अब ए के पास तो कैश ही नहीं है। तो उसके बदले ए क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके बी को दे देगा। वो एक सिंपल कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो स्टैंप पेपर पे लिखा हुआ होता है, ड्यूली साइंड होता है। वो एक प्रॉमिस है जो ए ने बी से किया कि भैया मैंने तुझे 20,000 रुपए देने हैं, पर मैं तुझे ये 3 महीने के बाद दे दूंगा। तो 3 महीने के तक ये जो बी है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि ए ने साइन किया हुआ है अपने पास रखेगा। 3 महीने के बाद बी जो है ए के पास जाएगा और अपने पैसे उससे ले लेगा। इसमें उसको ब्याज भी मिल जाएगा। तो ए भी खुश, बी भी खुश, और जो व्यापार के टर्म्स थे वो भी बने रहे। 3 महीने से पहले अगर बी को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो बी ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर बैंक के पास जा सकता है और बैंक को बोल सकता है कि भैया तुम मुझे पैसे दे दो, 3 महीने के बाद ए से तुम वो अपने पूरे पैसे वसूल लेना। बैंक अपनी कमीशन काटेगा, थोड़े से पैसे काटेगा और बी को पैसे दे देगा। तो ए का काम भी बन गया, बी का काम भी बन गया, और बैंक के होते हुए बी को इमीडिएटली जो है 3 महीने से पहले ही कैश मिल गया। तो ये था संक्षेप में बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको कहते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमारा पहला एग्जाम्पल है नियर मनी का। Bills of exchange is a promise to pay a specified sum of money on a specified date, generally after 3 months or 90 days. जनरली 3 महीने या 90 दिन का ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसमें ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं इतना सम ऑफ मनी आपको इतने समय के बाद दे दूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 3 एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं। पहला है कमर्शियल बिल, जैसा कि आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, व्यापार में लेन देन के लिए ये बिल जारी किया जाता है। दूसरा है फाइनेंस बिल, विच इज ड्रॉन व्हेन अ पर्सन लेंड्स मनी टू द अनदर पर्सन। जैसे आपने सुना होगा, हमने ये फलानी चीज फाइनेंस करवाई है, उनसे पैसा लिया है, तो इसमें फाइनेंस बिल होते हैं। तीसरा है ट्रेजरी बिल्स, वो फाइनेंस बिल जिसके ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं और थोड़े टाइम के फंड्स के लिए जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल्स आम जनता को इशू करती है और उनसे पैसा इकट्ठा करके अपना काम जो है वो चलाती है। इसके बदले में गवर्नमेंट ब्याज भी देती है। ये ट्रेजरी बिल्स जनरली डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, लेकिन रिडीम्ड एट पार। मान लीजिए 100 रुपए का बिल है तो सरकार 90 रुपए में वो बिल जो है वो बेच देगी। 90 रुपए दिए और वो ट्रेजरी बिल ले लिया। जब वो 3 महीने के बाद पूरा हो गया तो सरकार 90 रुपए वापस नहीं करेगी, 100 रुपया वापस करेगी। इसको कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट। 100 की चीज 90 में इशू की गई, रिडीम्ड एट पार। जब वापस करने की बारी आई तो 100 का 100 रुपया वापस हो गया। तो पहला नियर मनी आपको समझाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड इज अ बॉन्ड। बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरोइंग फॉर कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड्स। देखिए, ज्यादा समय के लिए ज्यादा पैसा चाहिए तो हम बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड जो है वो प्रॉमिस है टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी बाय ऑफ इंटरेस्ट एनुअली और अ स्पेसिफाइड टाइम एंड टू रीपे दिस कैपिटल सम बोरोड एट द एंड ऑफ द पीरियड। जनरली जो गवर्नमेंट है और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं बड़े बड़े, जिनको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता रहती है, वो बॉन्ड इशू करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि ये इतने टाइम पीरियड का बॉन्ड है और इतने समय के बाद ये पैसा आपको ब्याज के सहित वापस कर दिया जाएगा।
बड़ी बड़ी अमाउंट होता है, सरकार या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के द्वारा ही ये इशू किया जाता है। बॉन्ड्स आर द डिबेंचर्स आर द बॉन्ड्स इशूड बाय द फर्म्स। जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो बॉन्ड नहीं इशू करते हैं, तब वो डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनीज। जैसे शेयर इशू होता है वैसे ही डिबेंचर इशू होता है। The bonds which are issued by the government without a maturity date, अनलिमिटेड टाइम के लिए भी बॉन्ड दे दिया जाता है लेकिन उसके ऊपर ब्याज मिलता है, उसको इनडेफिनाइट पीरियड बोलता है, क्योंकि इररिडीमेबल बॉन्ड होता है उसको कंसोल और परपेचुटी भी बोलते हैं। इररिडीमेबल बॉन्ड, जैसे कि आपको बताया कि 3 साल का बॉन्ड है तो वो 3 साल के बाद पूरी पेमेंट वापस मिल जाएगी, लेकिन इररिडीमेबल है कि पैसा दे दिया तुम ब्याज खाते रहो, कोई चक्कर नहीं है, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल बॉन्ड। बॉन्ड्स को नियर मनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप उनको बहुत आसानी के साथ मनी मार्केट में बेच सकते हो। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, 15 दिन के बाद मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे वेट नहीं करना है कि 3 महीने के बाद ही मुझे पैसा मिलेगा। मैं उस बॉन्ड को मनी मार्केट में बहुत सुविधा के साथ बेच सकती हूँ और मनी प्रॉपर कैश जो है वो मेरे हाथ में आ जाएगा। वो मनी के जैसा ही है ना, तुमने फटाफट उसको बेच दिया, जब तुमको हार्ड कैश चाहिए बॉन्ड को बेचो और अपना काम कराओ, इसीलिए उसको नियर मनी बोला जाता है। देखिए हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट की, हमने शेयर मार्केट नहीं बोला है। मनी मार्केट में आप बहुत आसानी से जाकर इन बॉन्ड्स को बेच सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी इज द इक्विटी शेयर्स। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये। शेयर क्या होता है? अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अपनी जो कंपनी है वो एक कैपिटल का एक शेयर बेचती है। मतलब आपने अगर 10 रुपया एक कंपनी का शेयर खरीदा है तो आप 10 रुपये तक उस कंपनी के मालिक होते हो। आपने उसका मालिकाना हक खरीदा है 10 रुपये का। वो कंपनी अपना मालिकाना हक बेच रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है और अपना बिजनेस चला रही है। Equity shares give the owners a claim to share the profits of the firm, which is called dividend. जैसे कि आपको बताया बॉन्ड के ऊपर ब्याज मिलता है, इक्विटी शेयर्स अगर हम खरीदते हैं तो इक्विटी शेयर्स पे हमको डिविडेंड मिलता है। हर कोई इक्विटी शेयर खरीदेगा, आम जनता इक्विटी शेयर खरीदेगी तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। तो जनता ने जो शेयर खरीदा है वो इसलिए खरीदा है कि एक तो उसको डिविडेंड आता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं, और हम इस इक्विटी शेयर को जब चाहें स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। दे आर इजीली मार्केटेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर ऑल्सो मार्केटेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज। वो भी स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किए जाते। इसके रिलेटेड ट्रेडिंग एट स्टॉक एक्सचेंज एंड द प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज का हमारा एक अलग आर्टिकल है। शेयर किसको कहते हैं, शेयर और डिबेंचर में अंतर क्या होता है, हमारा उसके ऊपर भी आर्टिकल है। अगर आप पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं नियर मनी की, उसके अदर एग्जांपल्स, अदर नियर मनी एसेट्स। अभी हमने आपको इक्विटी शेयर्स बताए, बॉन्ड्स बताए, डिबेंचर्स बताए। उसके अलावा टाइम डिपॉजिट्स जो हैं, सेविंग्स डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। आपने कमर्शियल बैंक में खाता खुलवाया है, उसमें आपने एक एफडी करवा दी है, टाइम डिपॉजिट करवा दिया है 3 महीने का, 4 महीने का, वो सब भी हमारे नियर मनी जैसे ही हैं। आप जब चाहे वो तुड़वा के पैसा ले लो, ठीक है ना। द बैंकर की एक्सेप्टेंस, अगर बैंकर आपको एक एक्सेप्टेंस देता है कि आपने इतना पैसा बैंक में जमा कराया है, वो भी आपका नियर मनी है। कैश सरेंडर वैल्यू ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसी भी हम अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए ही खरीदते हैं, उसकी जो सरेंडर वैल्यू है वो भी नियर मनी में ही आती है, आपको हार्ड कैश मिल जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ द बिल्डिंग सोसाइटीज, ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक क्या होता है, आजकल इसकी वैल्यू जो है, उसकी यूजेज जो है ट्रैवलर चेक की वो बहुत कम हो गई है। बैंक जो है वो एक एक्सेप्टेंस देता है कि इतना सेट अमाउंट इस कस्टमर का मेरे पास है, तो अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो आप वो ट्रैवलर चेक ही दे सकते हो। बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे उसकी पेमेंट कर देता है और आपको कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज की डेट में ये आउटमोडेड सिस्टम हो गया है ट्रैवलर चेक, बट क्योंकि हमारी बुक्स में लिखा है इसलिए हमने अपने आर्टिकल में भी लिखा है। पोस्टल सेविंग्स डिपॉजिट भी नियर मनी का ही एग्जाम्पल है, और आपने जितनी यूनिट ट्रस्ट के सेविंग्स यूनिट खरीदे हैं वो भी नियर मनी में ही आते हैं। उसके अलावा रीपरचेज शेयर्स इन सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशंस, इस तरह के सारे एसेट्स जो हैं वो नियर मनी के कैटेगरी में ही आते हैं। अब बात करेंगे डिफरेंस क्या है मनी में और नियर मनी में। हमने आपको मनी का मतलब बताया, नियर मनी का मतलब बताया, उसके एग्जांपल्स बताए। सबसे पहले डिफरेंस है डेफिनेशन का।
मनी क्या है? कॉइन्स, करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स, ये मनी के अंडर आता है। और नियर मनी में क्या आता है? फाइनेंशियल एसेट्स लाइक टाइम डिपॉजिट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर एटसेट्रा। तो पहला अंतर इनकी डेफिनेशन में होता है। नेक्स्ट इज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, मनी जो है वो 100% लिक्विड है। इसका मतलब परफेक्टली लिक्विड है, रेडिली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट है। आपके पास पैसा है तो आप इमीडिएटली उस पैसे के साथ कुछ भी खरीद सकते हो, कोई भी मनी को लेने में मना नहीं करेगा। आप बेडशीट की दुकान पे जाओ, आप फर्नीचर की दुकान पे जाओ, आप ज्वेलरी वाले की दुकान पे जाओ, हर कोई मनी लेने को तैयार बैठा है, इसलिए इसको बोलते हैं 100% लिक्विड। नियर मनी में 100% लिक्विडिटी नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी कॉस्ट भी लगती है उसको मनी में कन्वर्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, थोड़ा सा तो लगेगा ना, वो थोड़ा सा समय और थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली लगता है। नेक्स्ट इज फंक्शन। देखिए, मनी सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि फर्नीचर है, कितने का फर्नीचर है भैया? 20,000 का फर्नीचर है, ठीक है। ये टीवी कितने का है? 25,000 का है, राइट। ये दरवाजा कितने का है? ये लकड़ी कितने की है? 10,000 की। तो सारी की सारी चीजों को आप मनी में तोल सकते हो। मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड इट इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। ऑल प्राइसेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पेन का, पेंसिल का, कुर्सी का, मेज का, सबकी कीमत पैसे में ही बताई जाती है। ये इनकी कीमत नियर मनी में नहीं बताई जाती है ना। अगर मान लीजिए एक अलमारी है तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे दिस अलमारी की कीमत है 20 शेयर, ऐसे नहीं बोलते हो। इस अलमारी की कीमत है 10 बॉन्ड, ऐसे नहीं ना बोलते हो। ऐसे ही बोलते हो कि इस अलमारी की कीमत 20,000 रुपया है। तो जो रुपया है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर चीज को मेजर कर सकता है। नियर मनी में ऐसी कोई बात नहीं है। नियर मनी की अपनी जो वैल्यू है वो भी मनी में ही है। शेयर की कीमत कितनी है? 20 रुपए का शेयर, तो वो क्या है? 20 रुपया, वो भी तो मनी ही है। नियर मनी की कीमत भी मनी में ही बताई जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज यूज इन ट्रांजेक्शंस। मनी इज यूज्ड इन ट्रांजेक्शंस। मनी से ही आप कुछ भी खरीद फरोख्त कर सकते हो। नियर मनी इज एन इनडायरेक्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नियर मनी को आप पहले मनी में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप खरीद फरोख्त कर सकते हो नियर मनी को डायरेक्टली। मान लीजिए आप एक अपने लिए सूट खरीदने जाते हो, तो ये थोड़ी है कि वो सूट वाले को बोलोगे कि भैया ये शेयर ले ले और मुझे मनी दे दे, या ये मेरा बॉन्ड ले ले और मुझे मेरा सूट दे दे। ऐसे नहीं चलता, उसको कैश ही चाहिए। तो आपको नियर मनी को पहले कैश करवाना पड़ेगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इनकम यील्डिंग क्वालिटी। मनी जो है वो इनकम यील्ड नहीं करता। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया अलमारी में रखा, अगले दिन खोलोगे अलमारी तो कितना मिलेगा? 1 लाख। उसके अगले दिन खोलोगे कितना मिलेगा? 1 लाख। साल के बाद खोलोगे कितना मिलेगा? 1 लाख। नियर मनी ऐसा नहीं है। नियर मनी आर इनकम यील्डिंग एसेट्स। आज एक 20 रुपए का शेयर खरीदा है तो क्या पता कल उसकी कीमत 50 रुपए भी हो सकती है, 2 साल के बाद उसकी कीमत 150 रुपया भी हो सकती है। तो नियर मनी ने आपको पैसा कमा के दिया है ना, लेकिन पैसे ने आपको पैसा कमा के नहीं दिया। हार्ड कैश ने हार्ड कैश नहीं कमाया, उसकी कीमत उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर आप पैसे के साथ नियर मनी खरीदते हो तो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट, अब सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। दोनों में समानताएं क्या हैं? बोथ आर क्लेम्स। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए का नोट है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार ठोक बजा के कह रही है कि हाँ जी ये 500 रुपए का नोट है। इट इज अ क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, राइट। सो कॉइन्स एंड करेंसी आर द क्लेम ओवर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक। वो हम ही भरते हैं, वो स्पष्टीकरण देते हैं कि ये 500 रुपया हम देंगे ही देंगे। बैंक मनी इज अ क्लेम ओवर द रिस्पेक्टिव बैंक। आपके पास एफडी की रसीद है मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो किसके ऊपर क्लेम है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्लेम है। नियर मनी इज अ क्लेम ओवर द रिस्पेक्टिव पार्टी। अगर आपने एक बॉन्ड खरीदा है तो किसके ऊपर क्लेम है? गवर्नमेंट बॉन्ड है तो गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम है। बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जैसे अभी आपको बताया ए ने साइन करके दिया ना बी को बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो बी के पास है वो क्लेम किसके ऊपर है? ए के ऊपर क्लेम है कि वो पैसा देगा ही देगा। तो नियर मनी भी एक क्लेम है, मनी भी एक क्लेम है। बोथ आर क्लेम्स। नेक्स्ट, बोथ आर लिक्विड। लिक्विडिटी तो दोनों में है।
वो बात और है कि हार्ड कैश में ज़्यादा लिक्विडिटी है और नियर मनी में थोड़ी सी कम लिक्विडिटी है, लेकिन वो दोनों ही दोनों लिक्विड हैं। बजाय इसके मान लीजिए आपने 20,000 रुपये कैश पड़ा है और आपने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया। अब मैं बोलूँ कि जब मेरा दिल करेगा ना फर्नीचर बेच दूंगी, 20,000 का नहीं बिकेगा। पहले तो वो 20 का बिकेगा ही नहीं और बेचना भी बहुत कठिन हो जाएगा। आपको कोई ग्राहक ही नहीं मिलेगा जो आपका यूज किया हुआ फर्नीचर खरीद सकेगा। और अगर मान लीजिए आपने बहुत जोर लगा के ढूंढ भी लिया कोई ऐसा कस्टमर, तो वो आपको 10,000 से ज्यादा देगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने बॉन्ड खरीदे हैं 10,000 रुपए के, तो डेफिनेटली आपको 10,000 में कैश मिल जाएगा। तो ये है नियर मनी की खासियत, जो कि बाकी किसी एसेट में नहीं है। देखिए मनी भी लिक्विड है, नियर मनी भी लिक्विड है, लेकिन उनकी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी में थोड़ी सी कमी है। नेक्स्ट इज बोथ आर अ स्टोर ऑफ वैल्यू। नियर मनी इज प्रेफर्ड एज इट यील्ड्स इनकम। स्टोर ऑफ वैल्यू तो है ना, 1 लाख रुपए का कैश रख दिया अलमारी में तो ठीक है, वो स्टोर हो रहा है आपका। अगर आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स रख दिए, वो भी स्टोर हो रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं डूब रहे आपका पैसा। लेकिन नियर मनी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उसके ऊपर आपको ब्याज भी लगेगा। अगर हार्ड कैश लाख का रखा है तो वो लाख का ही रहेगा, लेकिन अगर बॉन्ड खरीदा है 1 लाख का तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, उसकी कीमत आपको बढ़ी हुई मिलेगी। इसलिए बोलते हैं इट यील्ड्स इनकम, वो कमा के दे रहा है नियर मनी आपको। नियर मनी इन्फ्लुएंसेस द वेलोसिटी ऑफ मनी। ध्यान से सुनिए, नियर मनी मनी की वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। समझे जी? अ पर्सन्स एबिलिटी टू स्पेंड, एक बंदा कितने पैसे खर्चेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि भैया पैसा है कितना उसके पास। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो नहीं खर्चेगा, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खर्चेगा। और अगर बैंक में कितना पैसा है, अगर उसके पास बैंक में बहुत ज्यादा पैसा है तो वो मालदार है, वो खर्च सकता है। और एबिलिटी टू रेज एडिशनल फंड्स बाय सेलिंग हिज नियर मनी एसेट्स, वो कितना खर्चेगा इस पे भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर उसके पास नियर मनी कितना है। अगर उसके पास नियर मनी ज्यादा है तो इसका मतलब उसके पास पैसा है, क्योंकि नियर मनी हाईली लिक्विड होता है तो वो खर्चा कर सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नियर मनी इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ मनी एंड इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश था, मैंने अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दिया, बात खत्म। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया मैंने नियर मनी में मैंने बॉन्ड खरीदा, तो वो मैंने बॉन्ड ले लिया, बॉन्ड अलमारी में रख दिया और 1 लाख सरकार को दे दिया, तो वो सरकार 1 लाख को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। तो क्या किया, नियर मनी ने मनी की वेलोसिटी को बढ़ा दिया। अदरवाइज अगर मैं अलमारी में 1 लाख रुपया रख देती तो वो वेलोसिटी को ना बढ़ाता, वो मेरी इंडियन इकोनॉमी को ना बढ़ाता। क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया और बॉन्ड खरीदा, तो जो सरकार ने मेरे से 1 लाख रुपया लिया वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, उससे किसी न किसी को एम्प्लॉयमेंट मिली, सरकार की इन्वेस्टमेंट से और इनकम जनरेट होगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, क्योंकि नियर मनी ने आइडल डिपॉजिट्स, आइडल जो कैश जो सुस्ता रहा था मेरा पैसा अलमारी में तिजोरी में पड़ा हुआ, उसको एक्टिव किया, उसको मैंने इन्वेस्ट किया, सरकार ने वो बॉन्ड मुझे दिया और पैसा मुझसे लिया और उस पैसे को कहीं ना कहीं और लगाया, तो उससे एक्टिविटी बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इकोनॉमी अपलिफ्ट हुई, कंट्री का प्रोग्रेस हुआ। सो यहाँ आर्टिकल खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।